आ गए दोबारा। थंबनेल देख के सही जगह पे आए हो। वीस्टॉम या RTX पे से कंफ्यूज हो, चलिए इस वीडियो के थ्रू क्लियर करते हैं, आ जाइए। सो आज अपने साथ वीस्टॉम एंड दूसरी तरफ है RTX। तो आज दोनों का कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया है, आपने जो सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हरमिस TVS को, जिन्होंने अपने को RTX प्रोवाइड की है आज। इसी वजह से आप ये कंपैरिजन वीडियो देख पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट पे। पहले पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। तो दोनों ही गाड़ी अभी मेरे सामने खड़ी है। जैसे कि ये है वीस्टॉम 250 अपनी सुजुकी की तरफ से आती है, एंड ये है TVS RTX 300 मोस्ट ट्रेंडिंग व्हीकल अपनी रिसेंट। तो दोनों का आप एक लुक देख लो। दोनों ही एडवेंचर टूरर की सेगमेंट में है। एक आपको हाइट से मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी ज़्यादा ब्रॉड है, कौन सी ज़्यादा ऊंची है। दोनों की ही सीट हाइट एकदम सेम है 835 mm की, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो गाइज़, अभी आपने जैसा कि लुक्स चेकआउट कर लिया है, जो एज अ ओनर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब अगर हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं, सबसे पहले तो उसका लुक्स ही चेकआउट करते हैं। और अगर लुक्स पसंद नहीं आया तो फिर फर्स्ट इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है गाड़ी का। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले गाड़ी का आप ये क्वालिटी चेक करो। ये पूरा मैट फिनिश में आता है और यहाँ पे आते आते आपका ये ग्लॉसी फिनिश हो जाता है। तो ये फाइबर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी TVS प्रोवाइड कर रहा है अपने को। इस गाड़ी की सबसे बेस्ट लगी है मेरे को ये चीज़। और जो ये कॉकपिट जो है ना, ये इसका बहुत ब्रॉड है। मतलब आप अगर वीस्टॉम का देखोगे तो इतना ब्रॉड नहीं लगेगा आपको। वीस्टॉम का भी आप देख लो। और जो इस बाइक का है, ये हम अपने को थोड़ा बहुत BMW की जो 310 GS आती थी उसका याद दिलाता है। अब आते हैं हैंडल बार के ऊपर। तो इसका कुछ ये ब्राउन शेड में मैट फिनिश में हैंडल बार मिलता है और ये काफ़ी ब्रॉड है, अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने को। आप ट्रैफिक वगैरह में अच्छे से मैन्यूवर मैनेज कर सकते हो इसको। वहीं पे दूसरी तरफ अपने को वीस्टॉम में जो हैंडल बार मिलता है वो थोड़ा सा छोटा फील होता है और इसकी जो थिकनेस है वो भी थोड़ी कम है अगर आप कंपेयर करोगे RTX से। तो ये थोड़ा कुछ ऐसा छोटा प्रोवाइड होता है। आफ्टर मार्केट बहुत सारे हैंडल बार है जो आते हैं, आप चाहो तो वो लगा सकते हो। मेरे को यही कंफर्टेबल लगता है तो मैं तो अभी स्टॉक पे ही लगा के रखा हूँ। अब आ जाते हैं इसके सीट कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो RTX की ये बेस मॉडल की सीट है, तो इसकी अभी कुशनिंग चेक कर लेते हैं। पास में ला। तो इसकी सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है और जो ये स्लीक डिज़ाइन दिया है यहाँ तक, अगर आप कभी ट्रैफिक में ब्रेक्स मारते हो, पैनिक ब्रेकिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे हिट नहीं होगा। तो इसकी सीट काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टूर के लिए एकदम बेस्ट है। पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी सीट प्रोवाइड की गई है TVS की तरफ से। इसका भी सीट देख लो। वीस्टॉम की सीट भी काफ़ी कंफर्ट है। मैंने और दानिश ने काफ़ी राइड्स की लंबी लंबी, कभी ऐसा दिक्कत नहीं आई है कि सीट से कुछ कंफर्टेबल फील प्रोवाइड नहीं हुई है। तो वीस्टॉम की भी सीट काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी अच्छी। दोनों की भी सीट काफ़ी अच्छे से आपको कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है। और ये पीछे कुछ ग्रैब रेल मिल जाते हैं। ये बेस मॉडल में आपको यहाँ पे ग्रैब रेल मिलेंगे और टॉप मॉडल वीडियो में आपको एक टॉप रैक आएगा। जैसा कि यहाँ पे वीस्टॉम में जो आता है सेम उसी तरीके का एल्यूमिनियम का टॉप रैक आता है, जिसमें आप टॉप बॉक्स या लगेज बैग जो आता है वो आप कैरी कर सकते हो। वहाँ पे भी अपने को टॉप रैक मिल जाता है। वो एज स्टॉक है, सब एक ही मॉडल में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, RTX की जो फ्रंट हेडलाइट है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसकी जो फ्रंट हेडलाइट है, जो इसका डिज़ाइन है ना, ये इतना अट्रैक्टिव है कि कोई भी अगर बंदा देखेगा ना, उसको लगेगा ही कि ये बड़ी सीसी की क्या 8 लाख 9 लाख की गाड़ी है। अभी इसको चालू करके जैसे दिखाता हूँ, देखो इसमें काफ़ी अच्छे से सेटअप दिया गया है। 4 LEDs लगी है, ये DRLs रहेंगे आपके। और ये जो है ना, डार्क और लाइट के हिसाब से कंट्रोल भी होती है। अगर आप रात के टाइम पे हो तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, अभी दिन के टाइम पे थोड़ी कम लग रही है।
तो ये कुछ RTX की हेडलाइट रहने वाली है। मुझे पर्सनली इसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छी लगी है, एकदम बेस्ट हेडलाइट है। अब आ जाते हैं वीस्टॉर्म की हेडलाइट पे। तो वीस्टॉर्म की हेडलाइट जैसा कि आप देख पा रहे हो काफ़ी छोटी है, ये जिक्सर से इंस्पायर्ड है, तो आपको ये रात में उतनी अच्छे से फोकस प्रोवाइड नहीं कर पाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी बार लॉन्ग टूरिंग में हम लोग गए हैं तो आगे कभी रात के टाइम पे बैल गाय कुत्ता कभी भी आ जाता था, तो इतना अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर पाता है ये विजिबिलिटी। तो इस वजह से मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगाया हूँ। जब से ये लगी है तब से काफ़ी सुकून है मेरे को। तो ये कुछ वीस्टॉर्म की हेडलाइट रहने वाली है, ये पासिंग लाइट है। तो इसकी हेडलाइट बुरी नहीं बोलूँगा, बट ठीक ठाक है। नॉर्मल सिटी राइड के लिए अच्छी है, लेकिन हाईवे के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फॉग लाइट्स आप लगा लो अपनी गाड़ी में तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी विजिबिलिटी के उस पर। इस बाइक का जो वेट होने वाला है अराउंड 167 kg है अपना वीस्टॉर्म 250 का। तो ये पूरा कव वेट का मैं आपको बता रहा हूँ। और इस गाड़ी का टोटल वेट होने वाला है अराउंड 180 kg। तो बाइक थोड़ी हैवी है, बट ऐसा आप चलाओगे तो फील नहीं होने वाला है। जैसा कि वीस्टॉर्म है, वीस्टॉर्म भी फील नहीं होती है बिल्कुल, और ये भी नहीं होती है। मुझे इसमें उसमें मैनेज करने में कुछ इतना दिक्कत नहीं आई। आगे पीछे अभी 2 बार मैंने लिया गाड़ी को, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि 180 kg फील हो रही है। सो गाइस, वीस्टॉर्म में अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है अराउंड 205 mm की। काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। छोटे मोटे जो ऑफ रोडिंग पैच होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे से निकल जाती है। ऑल्दो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए ये ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बट अगर आप नॉर्मल ऑफ रोडिंग करते हो तो इतनी ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक काफ़ी रहती है। वही दूसरी तरफ आपको RTX में जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है, RTX में ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है वो आपको 200 mm की मिलेगी। ऑलमोस्ट सेम है अगर वीस्टॉर्म से कंपेयर करोगे आप। तो इसकी भी अगर छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करोगे तो निकल जाएगी गाड़ी आराम से, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसकी जो बेस प्लेट है जो ये फाइबर की है, क्योंकि ये बेस मॉडल है, इसमें फाइबर प्रोवाइड होता है। टॉप में आपको मेटल की मिलेगी, एल्यूमिनियम या मेटल की मिल जाएगी। और वहाँ पे भी नीचे जो बेस प्लेट है वहाँ पे भी एल्यूमिनियम अपने को प्रोवाइड होती है वीस्टॉर्म में भी। ये थोड़ी छोटी है, बट प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये जितना प्रोटेक्ट है वो कर देती है अपने को। तो अब बात कर लेते हैं इंजन के ऊपर से। तो इसमें अपने को इंजन मिलता है 299 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है ये, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 35 PS की एट 9000 RPM एंड 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो प्रोवाइड करेगा आपको ये 7000 RPM पे। तो पावर इसका काफ़ी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, और जब इंजन स्टार्ट होता है तो काफ़ी स्मूथ फील होता है। इसमें अगर कूलिंग सिस्टम की बात करूँ तो लिक्विड कूल सिस्टम आता है। लास्ट वीडियो में आपने जो देखा होगा उसमें टेस्ट राइड में हम लोग ने चलाए थे काफ़ी अच्छे से, तो उसमें कुछ ऐसा मेजर हीटिंग का इशू तो नहीं आया था। अगर लॉन्ग टूरिंग करेंगे, लॉन्ग राइड करेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। ऑल्दो अभी तक इसमें कुछ ऐसा हीटिंग का इशू आया नहीं है, काफ़ी अच्छा इंजन है। और जो इसमें आपको एक और बात बताता हूँ जो किसी ने नहीं बताई है, इसमें जो ऑयल आपका जाएगा, ऑयल जो अब इसमें जाता है 15W50 100% सिंथेटिक ऑयल आपका जाएगा 1700 ml। 1600 से 1700 ml आप इसमें डालना। सर्विस से रिलेटेड मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको प्रीमियम थोड़ा अच्छा ऑयल डलाने का है तो आप इसमें मोटूल का भी डला सकते हो। 15W50 तो 300V का आता है, वो भी डला सकते हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। ऑयल जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा इंजन परफॉर्म करता है, ये गाइस ध्यान में रखना कभी भी। सो गाइस, अभी वीस्टॉर्म के इंजन की बात कर लेते हैं। ये इंजन 249 cc का सिंगल सिलेंडर है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 26.5 bhp एट 9300 RPM एंड 22.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा आपको एट 7300 RPM पे। तो इसका भी पावर काफ़ी लीनियर है, वन ऑफ द बेस्ट इंजन है। रिफाइनमेंट के बाद रिफाइनमेंट इसका काफ़ी तगड़ा है। और इसमें अपना जो ऑयल जाता है वो 10W40, इसमें 1200 ml टोटल ऑयल जाएगा आपका, जो कि अगर आपको ऑयल डलवाना है तो आप मोटूल का ही डलाना। मोटूल का बेस्ट रहता है, चाहे आप RTX लो चाहे ये लो,
वो परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा ऑयल है। दोनों से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो परफॉर्मेंस एंड पावर RTX में ज़्यादा मिलेगा, इसमें थोड़ा आपको कम लगेगा अगर आप दोनों में से दोनों बारी बारी चलाओगे तो। लेकिन हाईवे पे आपको एक जो क्रूजिंग स्पीड रहती है 80 to 100 वो दोनों में मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर आपको वाइब्रेशन फील होगी। इसमें ऑयल कूलिंग सिस्टम आता है, RTX में लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। जो रेडिएटर इसमें जो है इसका आज तक मेरे को कभी फ़ैन ऑन या ऐसा कुछ हीटिंग इशू नहीं आया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो सुजुकी का जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो ये था कुछ अपने इंजन का बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देना था दोनों के बारे में। दोनों ही गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, साउंड कैसा है। तो कैसा लगा इसका एग्जॉस्ट साउंड कमेंट में बताना। अभी वी-स्टॉर्म का सुन लेते हैं। तो ये कुछ था वी-स्टॉर्म का एग्जॉस्ट नोट। इसका आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर मेरे से पूछो तो इसका थोड़ा साउंड रिफाइंड लगता है, इतना बेसी नहीं है। RTX का बहुत बेसी साउंड है, अगर आप हल्का सा भी थ्रॉटल दोगे तो काफ़ी अच्छे से साउंड प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस, RTX में अपने को इंजन के बाद अगर मैं क्लच की बात करूँ तो RTX में अपने को LSC टेक्नोलॉजी परफॉर्म हो रही है, जो कि इसका फुल फॉर्म है लीन सेगमेंट स्लिप एंड असिस्ट क्लच। तो इसका जो प्लस पॉइंट जो है ना, इसका मैं बता देता हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पीड में हो और डाउन शिफ्ट करते तो आपका जो पीछे का रियर टायर है वो स्केट होने से बचेगा। और इसका जो क्लच प्लेट्स रहती है उसमें भी काफ़ी अच्छा गैप दिया गया है। एंड जो इसका क्लच है वो भी बहुत स्मूथ है इस वजह से। और वही वी-स्टॉर्म में अपने को नॉर्मल वेट क्लच मिलता है। इसका भी क्लच की जो मूवमेंट है ये भी काफ़ी स्मूथ रहती है, लेकिन इसमें आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच नहीं मिलता। ये अपना नॉर्मल वेट क्लच है, आप मैनुअली इसको कंट्रोल कर सकते हो तो अच्छी है। वैसे तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती है, बट मैनुअली आपको अगर एक बार कंट्रोल करने आ गया तो ऐसा कुछ स्केटिंग वगैरह नहीं होगी। मेरे को आज तक कभी ऐसा पीछे का रियर टायर स्केट नहीं हुआ है क्लच के वजह से। तो ये कुछ क्लच के बारे में था। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग के ऊपर से। तो अपने को जो वी-स्टॉर्म में जो कैलिपर्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो डबल पिस्टन कैलिपर्स आते हैं। इनकी ब्रेकिंग्स अच्छी है। फ्रंट ब्रेकिंग बहुत अग्रेसिव है, मतलब आप हल्का सा भी ब्रेक्स दबाते हो तो काफ़ी अच्छे से रुक जाती है, क्योंकि इसमें ABS बहुत अच्छे से काम करता है। और रियर ब्रेकिंग इसकी उतनी खास नहीं लगती मेरे को। अब बात कर लेते हैं RTX के कैलिपर्स के बारे में। तो इसका जो कैलिपर है काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि ये 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आता है। और इसके जो ब्रेक पैड्स भी रहते हैं काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी मोटे हैं। इसकी ब्रेकिंग ऑसम है भाई, मतलब आप जगह पे रुक जाओगे अगर एक ही ब्रेक मारोगे तो भी। वी-स्टॉर्म में मेरे को कभी कभी स्पीड में रहता हो तो दोनों ब्रेक मारना पड़ता है, क्योंकि उसका पीछे का ब्रेक इतना अच्छा नहीं है। बट इसका आप अगर कोई भी आगे या पीछे का भी मारोगे तो जगह पे गाड़ी रुकेगी। इसकी ब्रेकिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही परफेक्ट ब्रेकिंग है। और इसका जो डिस्क है, इसका डिस्क भी काफ़ी बड़ा है, पेडल डिस्क आती है, तो इससे ब्रेकिंग की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो RTX की ब्रेकिंग अगर कंपेयर करोगे तो वी-स्टॉर्म से बेटर है। ऑल राइट पीपल, अब सस्पेंशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वी-स्टॉर्म में अपने को फ्रंट्स में जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो मिलता है, जो कि इसका ट्रैवल अराउंड 120 mm का है। बोले तो ना सबसे नेगेटिव पॉइंट है इसका, जो इसका सस्पेंशन ट्रैवल इतना कम दिया है। एडवेंचर टूरर के हिसाब से अगर टूरिंग के लिए गाड़ी बनाए हो तो एटलीस्ट इसका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा तो होना चाहिए था, बट इसका सस्पेंशन ट्रैवल आपको 120 mm ही मिलेगा, प्लस टेलीस्कोपिक है। कभी कभी अगर पॉटहोल्स में जाती है स्पीड में तो ये जो पूरा मडगार्ड है ये मेरे गार्ड से टच हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ इतना ट्रैवल है नहीं इसमें। ये था कुछ फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। रियर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो पीछे आपको इसमें मोनोशॉक मिलेगा वी-स्टॉर्म में। तो इसका जो पीछे का सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टिफर साइड पे है। कंपनी ने ये मेंशन नहीं किया कि कितना mm का ट्रैवल है। फ्रंट का जैसे कि आपको पता है 120 mm है, पीछे का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। इसमें 7 स्टेप्स एडजस्टेबल्स आती है सेटिंग्स।
सो गाइस अब RTX के सस्पेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो RTX में अपने को TVS प्रोवाइड कर रहा है USD फोक्स, जो कि 180 mm का ट्रेवल देता है। मैंने टेस्ट राइड लिया तो आगे का सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। पॉट होल्स वगैरह में जाएगी, गड्ढे में जाएगी तो इतना मालूम नहीं पड़ेगा। V-Strom में वो चीज़ महसूस होती है फ्रंट के साइड पे, अगर बहुत स्पीड में अगर पॉट होल्स में जाए तो, बट इसमें ऐसा नहीं फील होता है। बहुत अच्छा सस्पेंशन है फ्रंट का भी, और विद द 180 mm ट्रैवल भाई बहुत अच्छी बात है। TVS ने इसको बहुत फुर्सत से बनाया है गाड़ी को, तो एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया है। पीछे के सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो पीछे का सस्पेंशन जो शॉकअप है ये 180 mm का ये भी है, और काफ़ी बड़ा शॉकअप दिया गया है। V-Strom में अपने को उतना बड़ा शॉकअप नहीं मिलता है, इसमें काफ़ी अच्छा शॉकअप दिया है। और ये कंपनी बोलती है कि फ्लोटिंग पिस्टन जो शॉकअप है वो आता है। पिलियन कंफर्ट भी सस्पेंशन के मुताबिक काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि पीछे वाला बंदा उड़ जाएगा। अगर आप स्पीड में हो, स्पीड ब्रेकर पे या गड्ढे में कूद आते हो तो पीछे वाले को इतना दिक्कत नहीं होता है। V-Strom में पीछे दिक्कत होती है क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन है इस वजह से, बट इसमें नहीं होगा वैसा। तो सस्पेंशन के मामले में भी RTX विनर है, बहुत अच्छा सस्पेंशन है इफ़ यू कंपेयर टू द V-Strom। ओके गाइस, अब इसकी सर्विस के ऊपर बात कर लेते हैं। सर्विस जो आफ्टर सेल सर्विस है उस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं V-Strom के बारे में बात करूँगा। तो इसकी जो मेरा सर्विस एक्सपीरियंस है ठीक ठाक रहा है, इतना अमेजिंग नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में सर्विसिंग कराया था वो माहिम से मैं कराता था। तो वहाँ पे जो एडवाइज़र टेक्नीशियन रहते थे वो स्कूटर्स के बारे में ज़्यादा उनको नॉलेज थी, बाइक के बारे में इतना नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी बार वहीं से सर्विस कराया हूँ, तो वहाँ से एक्सपीरियंस अच्छा रहा है सर्विस से रिलेटेड। अगर आप पार्ट्स अवेलेबिलिटी या क्लेमिंग के बारे में बात करो तो एक महीना आपको वेटिंग करना पड़ता है। एडवांस में आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर कुछ भी, अगर जैसे हेडलाइट हुआ, हेडलाइट में फॉग ऑग हो गया, तो आपको वो क्लेम करने के लिए 1 महीना कम से कम लगेगा। ऑल ओवर सर्विसिंग उन लोग बहुत अच्छे से करके देते हैं। और अगर आप बेटर सर्विस चाहते हो तो यहाँ थाने में एक किरण सुजुकी बाइक जोन करके सर्विस सेंटर है, वहाँ से करा सकते हो। वहाँ से आपको प्रीमियम सर्विसिंग मिल जाएगी, एंड वहाँ पे प्रॉपर ओनली बाइक सर्विस होती है। तो आप चाहो वहाँ से भी करा सकते हो। वो लोग ईच एंड एवरी डिटेल जो अच्छे से सर्विस है वो करते हैं। अब TVS के सर्विस के आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करते हैं। देखो, TVS का जो सर्विस नेटवर्क है मेरे को इतना अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन जो TVS ओनर्स है उनसे हमारी 2-3 बार बात हुई है, तो उन्होंने जो इस पे एक्सपीरियंस बताया अपना। पहले तो इसके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। पार्ट्स अगर आपको कुछ भी वारंटी क्लेम वगैरह या आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आपको पार्ट्स के लिए 2 से 3 महीना तो रुकना पड़ेगा। सुजुकी में ऐसा नहीं है, V-Strom में आपको 1 महीना 1.5 महीना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो TVS की जो सर्विस है वो थोड़ी सी दिक्कत देती है लोगों को। कोई भी बाइक हो आपके पास, इनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। बट एज अ ओनर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ये गाड़ी ले रहे हो तो प्लीज़ एक सर्विस सेंटर ऐसा ढूंढो कि आपकी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करे, उन लोग अच्छे से सर्विस कर सके, पार्ट्स जो अवेलेबिलिटी है वो हो। तो गाड़ी लेने से पहले आप वो सब डिटेल जो है वो निकाल लीजिए। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, ब्रांड अपने को जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सर्विसिंग के ऊपर से थोड़ा क्वेश्चंस उठने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, पहले पॉइंट के बारे में बात करूँगा तो चाहे आप V-Strom लो चाहे RTX लो, दोनों की सीट हाइट 835 mm है। अगर आपकी हाइट 5'2" या 5'3", मतलब 5'6" के कम है, 5'5" से कम है, तो आपको थोड़ा ये मैनेज करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है ऑलमोस्ट सीट हाइट पे। तो आपकी अगर हाइट कम है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑल्दो अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो, आप पहले भी ये गाड़ी चला चुके हो, तो आपके लिए कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होने वाला है। बट नए राइडर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि छोटी हाइट वाले इसको कंसिडर ना करें। तो TVS का जो इंजन है वो अपने को परफॉर्मेंस, पावर और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। TVS से आप ये फुल एक्सपेक्टेशन रखो कि आपको एक क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी, पावर मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगी, एंड काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। वही V-Strom की अगर बात करें तो V-Strom का जो इंजन है ये जिक्सर का इंजन है, जो सुजुकी सालों से यूज़ कर रहा है अपनी गाड़ियों में। तो लोगों का क्या है, इस पर भरोसा बना हुआ है।
इसके इंजन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि लोगों को मालूम है ये इंजन इतना रिफाइनमेंट है, आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। भले से इसमें पावर कम है, लेकिन जो रिफाइनमेंट सुजुकी प्रोवाइड कर रहा है, जैपनीज़ जो ब्रांड रहता है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको कोई इंडियन ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ऑल्दो ये आपके भी डिपेंड रहता है कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो। इसका माइलेज जो मेरे को मिलता है अराउंड सिटी में 30 kmpl एंड हाईवे में 40 तक, मैंने इसका 40 से 45 तक निकाला हूँ। तो ये आपको माइलेज अच्छा दे देगी, आपको रिफाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एक स्मूथनेस प्रोवाइड होगी, वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। तो इंजन के मामले में सुजुकी का इंजन काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी अच्छा है। अगर माइलेज के उससे रिफाइनमेंट के पर्पस से लेना है तो वीस्टॉम आप ले लो, बेस्ट है। अगर फीचर्स के आप फ़ैन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, लुक्स, पावर, परफॉर्मेंस और जो सस्पेंशन सेटअप है उसके लिए आप ले रहे हो गाड़ी, तो डेफिनेटली बहुत मस्त गाड़ी है। लेकिन जो पहला मैंने आपको बताया, जैसे कि सर्विस से रिलेटेड थोड़ा दिक्कत आएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई अगर पॉइंट्स रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो मेरे से। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वाले में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फिर मिलेंगे वापस।